हेलो एवरीवन। इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर एक सेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अगर किसी सेल के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, एक सेल है जिसके अंदर नहीं हो रही है, एक सेल है जो इसके अंदर हो रही है, तो जिस सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वही सेल लिविंग स्टेट में होगी। क्या होगा? वही सेल लिविंग स्टेट में होगी। जिसके अंदर नहीं हो रही है वो सेल किस स्टेट में होगी? वो डेड हो चुकी होगी। तो इस बात से हमें क्या पता लगता है? हमें एक बात समझ आई कि रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर होती है। और कौन सी सेल्स? लिविंग सेल्स के अंदर। अगर किसी भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है तो वो किस स्टेट में आ जाती है? वो सेल डेड स्टेट में आ जाती है, यानी वो सेल मर जाती है। रेस्पिरेशन ही वो फिनोमेना है जो कि भी एक ऑर्गेनिज्म के लिविंग और डेड होने के बीच का जो डिस्टेंस है वो बनाता है। रेस्पिरेशन चल रही है तो लिविंग, रेस्पिरेशन रुक गई तो सीधा डेड। ठीक है, तो इस बात से आप इसकी रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जो हमें लिविंग स्टेट में मेंटेन कराए हुए है। अब समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। इतना हमें समझ आ चुका है कि जो रेस्पिरेशन है ये हमारे लिविंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब रेस्पिरेशन होता क्या है? ऐसा क्या है इस प्रोसेस में जो हमें लिविंग बनाए हुए है? और ऐसा क्या है कि इसके रुकते ही कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड स्टेट में आ जाएगा? इससे एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। एक कार को चलने के लिए एक कार का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस काम के लिए उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। और वो फ्यूल क्या होता है? वो फ्यूल होता है पेट्रोल। ठीक है, बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती। अगर उसे चलना है तो उसे क्या चाहिए? उसे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। पेट्रोल में ऐसा क्या है? पेट्रोल से कार को एनर्जी मिलती है ना। हम सभी को पता है कि पेट्रोल जब कार में डाला जाएगा, इंजन स्टार्ट किया जाएगा, तो इंजन के स्टार्ट होते ही पेट्रोल से एनर्जी निकलती है और एनर्जी से व्हील्स को घुमाया जाता है। ऐसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें सिर्फ एलिफेंट छपा, इसका मतलब एलिफेंट ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूमन हो वो एक टाइगर हो, वो लायन हो, वो एक लिजर्ड हो, स्नेक हो, वो कोई भी प्लांट हो, मैंगो ट्री है, कोई भी प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई फंगस हो, कोई बैक्टीरिया हो, सभी को लिविंग स्टेट में रहने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी जहाँ हम बोले कोई फ्यूल चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए लिविंग स्टेट में रहने के लिए? फ्यूल। और वो फ्यूल क्या है हमारे लिए? जैसे कार के लिए पेट्रोल था, हमारे लिए वो फ्यूल है ग्लूकोज। क्या है हमारे लिए? ग्लूकोज। जिस तरह कार के अंदर पेट्रोल से एनर्जी निकाली जाती है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, तो इससे एनर्जी निकलती है। और हमें समझना क्या था? हम समझना चाह रहे थे रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखिए कितनी आसान सी डेफिनेशन है कि ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है, हमें पता लग गया। ग्लूकोज से एनर्जी निकलने की प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलने की प्रोसेस है उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ एक बात और समझिए। जैसे हमारे लिए यानी एनिमल्स के लिए फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। मतलब जैसे कार के लिए फ्यूल क्या था? पेट्रोल। ठीक है, कार के लिए फ्यूल क्या था? पेट्रोल। ऐसे ही हमारे लिए जो फ्यूल है वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, कार के लिए फ्यूल पेट्रोल, हमारे लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनके लिए क्या है? ग्लूकोज। इसी से हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बना ली। इसी प्रोसेस से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखिए क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल टू डिराइव एनर्जी। यही बोला था ना आपने कि ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है। अब ग्लूकोज को हमने ग्लूकोज ना बोलकर क्या बोल दिया यहाँ पर? मेटाबॉलिक फ्यूल। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल टू डिराइव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्या बोला? ब्रेकडाउन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल टू derive energy in the form of ATP molecules is called
रेस्पिरेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। ब्रेकडाउन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, हमें पता लग गया फ्यूल क्या है, ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन करो एनर्जी निकलेगी। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस को ही हमने नाम क्या दे दिया, रेस्पिरेशन, और यही इसकी डेफिनेशन हो गई। और मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि अगर किसी सेल को लिविंग स्टेट में रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रेस्पायर करना पड़ेगा, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, रेस्पायर करना पड़ेगा। अगर वो रेस्पायर करती रहेगी तो लिविंग स्टेट में रहेगी। तो इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल कर सामने आता है जो क्या है, रेस्पिरेशन अकर्स इन ईच एंड एवरी लिविंग सेल, ठीक है। हर एक लिविंग सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है। प्लांट सिंथेसाइज, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये पॉइंट हमने क्यों लिखा है, अब हमें पता लग गया रेस्पिरेशन होती क्या है। अब हम देखते हैं कि हमें ग्लूकोज मिलता कहाँ से है, ठीक है। हमें ग्लूकोज मिलता कहाँ से है, हमें का मतलब यहाँ हमसे मतलब सिर्फ एनिमल्स की या सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज मिलता कहाँ से है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो जब वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो जो फोटोसिंथेसिस में चीज़ बनकर सामने आती है जिसे हम उसका खाना बोलते हैं, वो क्या है, वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। वो क्या है, वो ग्लूकोज ही है। इसलिए क्या लिखा हमने, प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स को ग्लूकोज चाहिए तो खुद बना लेते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, हम भी एनिमल्स ही हैं, हाँ, बस हमें मास्टर एनिमल कहा जाता है। तो एनिमल्स ऑब्टेन ग्लूकोज फ्रॉम देयर डाइट और फूड दे ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें से उसका मेजर कंपोनेंट ग्लूकोज होता है। तो हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, हम जो भी खाना खाते हैं या डाइट से, मतलब खाना हम हो गया या डाइट हो गया या फूड हो गया, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। देखो जैसे कार के अंदर अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो क्या करोगे, पेट्रोल पंप पर जाएंगे, उसके अंदर पेट्रोल डाल देंगे, उनके पास स्टोर है पेट्रोल, लेकिन हमारे पास ग्लूकोज स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। स्टोर मतलब ऐसा कोई एक स्टेशन नहीं है पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की तरह कि वहाँ जाइए वो ग्लूकोज डाल देंगे बॉडी में, नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसको खाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में इसको खुद बना लेते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। और हम प्लांट्स ने जो बनाया है उससे लेकर खाते हैं। जैसे प्लांट्स पे फ्रूट लगे थे वो खा लिया हमने, उससे हमें ग्लूकोज मिल गया। तो प्लांट्स क्या करते हैं, खाना खुद बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो उन्होंने बनाया है उसको लेकर खाते हैं, इसलिए हम क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हमें क्लियर हो गया रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन जनरली 2 टाइप का है। फर्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है, एरोबिक। एन एरोबिक मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना, एन प्लस एयर, हवा की एब्सेंस, एरोबिक हवा की प्रेजेंस। तो एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, अगर ये एयर की एब्सेंस में होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयर से हमारा मतलब किससे है, मेनली एयर में। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, हमारा कंसर्न सिर्फ ऑक्सीजन से होता है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जबकि एरोबिक कहाँ होता है, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इसे ऑक्सीजन चाहिए, इसे नहीं चाहिए। अब फ़र्क क्या है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में, और मतलब इसके अलावा और क्या डिफरेंस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है अगर हम इसको कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो इसके अलावा इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल को हम जनरली अल्कोहल भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और लैक्टेट बनता है। ये हम अभी इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखते हैं होता कहाँ भी, मिलता कहाँ पर है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एयर की एब्सेंस में रहते हैं,
या जिनको एयर मिल नहीं पाती उनके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है, जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया जो हवा की एब्सेंस में ही रहते हैं। ईस्ट वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। एरिथ्रोसाइट्स यानी हमारी आरबीसी वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। मसल्स, उनको जब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए मसल्स को तब वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। चलिए नेक्स्ट जी, हम उसी पॉइंट को दोबारा थोड़ा सा और डिस्कस में डिटेल करेंगे, सॉरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है हमें, रेस्पिरेशन की प्रोसेस ही यही थी कि मेटाबॉलिक फ्यूल से एनर्जी डिराइव करो। अब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो सकता है। ग्लूकोज किस में चेंज होता है? पायरुविक एसिड में। यहाँ तक की प्रोसेस दोनों की दोनों रेस्पिरेशन में सेम होती है। किस में? एनारोबिक में भी और एरोबिक में भी। यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एरोबिक हो। चेंज आता है पायरुविक एसिड के बाद के स्टेप्स में। अगर पायरुविक एसिड से या तो इथेनॉल बने या लैक्टेट बने तब हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि पायरुविक एसिड से देखिए एनारोबिक कंडीशंस जब भी दी गई तो या तो इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ, इथेनॉल को हम और क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है, या तो अल्कोहल में चेंज होगा या लैक्टेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। इस प्रोसेस में कम एनर्जी निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर एरोबिक कंडीशंस मिल रही हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा निकलती है। जो इथेनॉल पायरुविक एसिड से, अब इथेनॉल बना, पायरुविक एसिड से ही लैक्टेट भी बन सकता है। ये कब और किस ऑर्गेनिज्म में होता है? पायरुविक एसिड से अगर अल्कोहल बनाना है तो ये काम करता है ईस्ट, जो कि एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। पायरुविक एसिड से लैक्टेट कहाँ बनता है? जब हमारी मसल्स यानी ह्यूमंस की या एनिमल्स की मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली भाग रहा है, भागते भागते वो थक जाएगा। वो थकावट किस वजह से होती है? मसल ग्लूकोन, जो मसल्स वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही थी, उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी चाहिए थी। उसने क्या किया? ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना शुरू किया। ग्लूकोज से क्या बनाया? ग्लूकोज को किस में चेंज किया? पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड से उसने क्या बनाया? लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट होने लगता है तभी हमें थकावट होती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड को ही यहाँ लैक्टेट बोला गया है। लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से हमें थकावट होती है और थोड़ी देर के बाद जब वो लैक्टिक एसिड निकल जाता है या डिग्रेड हो जाता है तो उसको हम क्या, तब मसल दोबारा से उसी स्टेट में आ जाती है। क्लियर है पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। रेस्पिरेशन क्या है? मेटाबॉलिक फ्यूल को ब्रेक करना है ताकि एनर्जी मिले। प्रोसेस क्या हुई? रेस्पिरेशन। दो टाइप की होती है, एरोबिक और दूसरी एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो कि एयर की एब्सेंस में हो रही है, एरोबिक एयर की प्रेजेंस में हो रही है। अब देखते हैं जो सेल है अभी तक हमने क्या किया था? सिर्फ कि ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है, याद है ना? अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स तो उसको खुद बना रहे हैं, एनिमल्स डाइट से खा रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक सेल की। हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई सेल है, उसको ग्लूकोज चाहिए, तो उसको कैसे मिलेगा? एक पहला तरीका क्या है जो भी हमने डिस्कस किया था? हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ स्टेप पे हमारे इंटेस्टाइन में जाकर, फिर वहाँ से ग्लूकोज ब्लड में गया, ब्लड से सेल को मिल गया। एक तरीका ये था। और फोटोसिंथेसिस से मिल सकता है। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें तो डाइट से मिल जाएगा। अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो प्लांट उसको सिंथेसाइज कर लेगा। क्लियर है? प्लांट उसको सिंथेसाइज कर लेगा फोटोसिंथेसिस से। और क्या क्या मेथड है सेल जिससे ग्लूकोज बना सके? सेल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है ज़रूरत पड़ने पर, लिपिड को कन्वर्ट कर सकती है, प्रोटीन्स को और ऑर्गेनिक एसिड्स को। मान लीजिए कोई ह्यूमन है, उसे खाना नहीं मिल रहा किसी भी वजह से, या वो भूखा है,
तो ऐसे में सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो उन्हीं को ब्रेक करके ग्लूकोज बना सकता है, ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में मेंटेन रख सके। याद करो, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यही लिविंग और डेड के बीच का गैप बनाती है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, अब ग्लूकोज से सेल क्या क्या कर सकती है। ग्लूकोज से सेल क्या क्या कर सकती है। ग्लूकोज से एक फंक्शन हमें क्लियर हो गया है, कौन सा, कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, जो कि रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि क्या ग्लूकोज से सिर्फ और सिर्फ पायरुविक एसिड ही बनता है या इसके और भी कोई रोल है। ठीक है, एक प्रोसेस तो हमें पता है। दूसरा प्रोसेस क्या है जो ग्लूकोज के साथ किया जा सकता है, इसको स्टोर। अगर हमने देखिए समझिए इसको हम कैसे समझते हैं, अगर हमने खाना खाया और खाना हमने ज़रूरत से ज़्यादा खाया, यानी ग्लूकोज अब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा गया है, तो ऐसे में हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर कर लेगी। किस फॉर्म में, एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर यही बात हम करते हैं प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना रहे हैं, उनकी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगा, उनकी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, फिर ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनाया जा सकता है। सेल्यूलोज की ज़रूरत क्या है, प्लांट्स हैं उनकी सेल्स पर सेल वॉल होती है और सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, तो ग्लूकोज से सेल्यूलोज भी बनाया जा सकता है। ग्लूकोज की सिंगल यूनिट, मतलब बहुत सारी सिंगल यूनिट्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं जिसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं, और वो किसका कंपोनेंट है, वो सेल वॉल का कंपोनेंट है। और इसके अलावा ग्लूकोज से क्या किया जा सकता है, इससे डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करवाई जा सकती है। कैसे, डीएनए और आरएनए के अंदर एक राइबोज शुगर होती है। डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होता है, एक राइबोज शुगर, ये इसके नाम में भी आता है। देखिए डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी के बाद देखो क्या है, डीऑक्सी राइबो किस लिए आया, वो राइबोज शुगर के लिए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो। तो ये राइबोज शुगर की जरूरत होती है ताकि हम डीएनए और आरएनए बना सकें, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये भी ग्लूकोज से सिंथेसाइज करवाया जाता है। चलिए क्लियर है, ग्लूकोज के 4 फेट, पहला पायरुविक एसिड यानी रेस्पिरेशन, दूसरा स्टोरेज यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, सेल वॉल बनाई जा सकती है यानी सेल वॉल सिंथेसिस करवाई जा सकती है, कैसे, ग्लूकोज से सेलुलोज बनाकर, और डीएनए और आरएनए बनाया जा सकता है कैसे, उससे ग्लूकोज से राइबोज 5 फॉस्फेट बनवाकर। चलिए अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन है वो कुछ पायरुविक एसिड बनने तक सेम चलता है। ठीक है, याद है ना पिछली स्लाइड, देखिए हम आते हैं इस स्लाइड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक सेम प्रोसेस है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस कहाँ आता है, पायरुविक एसिड बनने के बाद। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ग्लूकोज से जब तक पायरुविक एसिड बना यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन है सभी में। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक की प्रोसेस कॉमन है। डिफरेंस कब आता है, पायरुविक एसिड के बाद। अब देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा अलग नहीं है इससे, बस उसके अंदर इसका कुछ ही हिस्सा होता है। ठीक है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस, देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर डिफरेंस समझेंगे इससे। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट लिखा है हमने क्या, ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, या हम करेक्टली बोलें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को यानी ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो पायरुविक एसिड बना है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में।
पहला स्टेप जो कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना था वो ग्लाइकोलाइसिस था। फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए की कन्वर्जन, इसको क्या बोला है हमने, ये देखिए यहाँ पर लिखा है हमने एरो के ऊपर, लिंक रिएक्शन। फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है वो एक साइकिल के अंदर एंटर करता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी को क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं प्रोसेस के अंदर सेल से कुछ कंपोनेंट्स निकलते हैं, सॉरी सेल से नहीं, इन्हीं रिएक्शन से। जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया तो क्या निकला, एटीपी निकला, NADH निकला। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना तो NADH निकला। ठीक है, क्लियर है ना। फिर जब सिट्रिक एसिड साइकिल हुआ, सेल से एटीपी निकला, NADH निकला, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इसमें नहीं आई वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, FADH2। क्या क्या निकला यहाँ से, सिट्रिक एसिड साइकिल से एटीपी भी निकले, NADH भी निकला और FADH2 भी निकला। याद करिए रेस्पिरेशन का हमारा पर्पस क्या था, हमें क्या करना था, मेटाबॉलिक फ्यूल यानी ग्लूकोज से एनर्जी ड्राइव करनी थी। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हुई तो एटीपी तो निकले, लेकिन साथ साथ एक और हाई एनर्जी कंपाउंड निकला जिसे हम बोलते हैं NADH। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना तो भी NADH निकला। सिट्रिक एसिड साइकिल थर्ड पॉइंट में एटीपी तो निकले, NADH भी निकला, तीसरा एक और कंपाउंड निकला FADH2। अब देखिए एटीपी है एनर्जी की ऐसी फॉर्म जिसको सेल यूज़ कर सकती है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए जो हम ये समझ रहे हैं हम इंडिया के अंदर हैं और एटीपी इंडियन करेंसी है। ठीक है, कोई इंडियन है उसके काम की कौन सी करेंसी होगी, इंडियन रुपीज़ ना, तो एटीपी इंडियन रुपीज़ है। लेकिन जो NADH और FADH2 हैं ये अमेरिकन डॉलर की तरह हैं। ठीक है, कॉस्टली हैं लेकिन इंडिया में ये काम नहीं आएंगे। अगर आपको कुछ सामान लेना ऐसा नहीं है कि आप $1 दो और उनसे वो चीज़ मिल जाएगी। आपको क्या चाहिए, आपको इंडियन करेंसी चाहिए, इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो एटीपी तो इंडियन रुपीज़ की तरह है। NADH और FADH2 ये फॉरेन करेंसी है जो कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई आदमी लिए घूम रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस से सिट्रिक एसिड साइकिल तक के स्टेप्स, इन्होंने एटीपी बनाए, NADH भी बनाया और FADH2 भी। एटीपी ठीक है सेल यूज़ कर लेगी, लेकिन NADH है सॉरी और FADH2 इनको भी एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास 2 फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि इस करेंसी को एक्सचेंज करेंगी। फर्स्ट देखिए जो NADH के साथ यहाँ दूसरा लिखा है वो FADH2 है, FADH2। हमें क्या करना है, NADH और FADH2 को चेंज करना है, किसमें, एटीपी में। इसके लिए इसको फोर्थ स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फिफ्थ स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाना पड़ेगा, तब इससे हमें एटीपी मिल जाएंगे। यानी लास्ट जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है वो क्या करता है, जो फर्स्ट से लेकर थर्ड स्टेप के अंदर NADH और FADH2 बने हैं उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। यही हमारा पर्पस था शुरू में, याद करिए डेफिनेशन क्या थी, मेटाबॉलिक फ्यूल से एनर्जी निकालनी है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, वो ये करके देता है। तो ठीक है, ओवरव्यू ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ हमारा, 5 स्टेप्स के अंदर होती है और पर्पस क्या है, एटीपी बनाना। ठीक है, यही चीज़ आगे इस चैप्टर का पूरे का ओवरव्यू ही यही है, ये स्लाइड। इस चैप्टर में हम यही 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। पहली ग्लाइकोलिसिस, दूसरी लिंक रिएक्शन, तीसरी क्रेब्स साइकिल या इसी को वहां पर हमने लिखा था सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, एक ही बात है, क्रेब्स साइकिल या इसी का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन से और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या आता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद यानी ग्लाइकोलिसिस जो पायरुविक एसिड बना है इससे कुछ और चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, क्या क्या, या तो इससे इथेनॉल बन जाता है या फिर इससे लैक्टेट बन जाता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये इथेनॉल और लैक्टेट ना बन के क्या करेगा, ये लिंक रिएक्शन में जाएगा और आगे की फर्दर प्रोसेसेस करेगा। सिर्फ इतना डिफरेंस आता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए अब हमें क्लियर है कि
देखिए इस वीडियो में हमें कुछ बातें क्लियर हुई हैं। क्या क्या? रेस्पिरेशन होता क्या है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर रेस्पिरेशन के टाइप्स, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर ग्लूकोज से क्या होता है, यानी रेस्पिरेशन का ओवरव्यू क्या है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे हम पायरुविक एसिड में। 5 स्टेप्स हैं। पायरुविक एसिड में किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में। फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और 5th नंबर पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और लास्ट में हमें क्या मिलेंगे, ATP, जो कि सेल्स को चाहिए थे।